गर मिट्टी में मिलता है तो मिल जाए, मैं बाजी हार सकता हूं, समर्पण कर नहीं सकता। तब सिगरेट का कश खींचते हुए उस अंग्रेज ने टिप्पणी की कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां तलवे चाटने वाले कुत्ते बाजार में घूमते हैं और दहाड़ने वाले दिनेश एमएन जैसे शेरों के गले में जंजीरें डालनी चाहिए। और मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। अब मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो मेरे को इंग्लैंड वाला नहीं दिखता, और घटाता हूं तो वेस्ट इंडीज वाला नहीं दिखता। और इस क्रम में हम बताना चाहते हैं, यकीन मानिए वो आयु में मुझसे छोटे हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने उनको अपने पास में संघर्ष के दिनों में भी सुना, देई के कवि सम्मेलन में, कोटा के आसपास के कवि सम्मेलन में। लेकिन सुरेश अलवेला थोड़े से दिनों के बाद में लाफ्टर 4 का सीजन आया, जब एक दुबला पतला सा लड़का हुआ करता था, और वो कभी तो मल्लिका शेरावत पे, कभी और कुछ चीज़ों पे, सामने शत्रुघ्न सिन्हा बैठते थे, पाजी बैठते थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार उस स्टूडियो में बैठते थे, और पूरे देश के सामने वो विनर रहे। और उन्होंने ही, चूंकि राजस्थान की धरती कोटा से जुड़े हुए हैं, मुंबई चले गए, उन्होंने वो यश कीर्ति इस धरती की है, इस पताका को जरा और बड़ा कर दिया। वे आयु में छोटे हैं, प्रतिभा में और कीर्ति में और नाम में, यश में काफी आगे हैं। मैं ज्यादा कुछ कहूंगा तो भी समय नष्ट होगा, लेकिन मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है सुरेश अलवेला। मैंने उनसे कहा कि हम एक कवि सम्मेलन यहाँ कर रहे हैं, उन्होंने ये तक नहीं पूछा जबकि मैंने कहा कि मेरे माता पिता जिस संस्थान में थे, मैं उस संस्थान में एक कवि सम्मेलन करने जा रहा हूँ। यकीन मानिए वो लाखों रुपये लेते हैं कवि सम्मेलनों में, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आ रहा हूँ ये कह दिया, आ रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दी। ये अपनी जगह से उठ के इस मंच तक आए, तब तक आप ताली बजाते रहे उनकी लंबाई के अनुसार में। आज काले कपड़े भी पहन रखे हैं, इनको किसी की नजर नहीं लगेगी, और माइक वाला हो तो ये माइक इनके साइज का बना दे। सुरेश अलवेला, मुंबई। फोटो खींच लो फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर सुरेश अलवेला नीचे आलिया भट्ट। ये कैमरे वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, आप भी खींचो। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा सर जिससे दिमाग पे लोड पड़े। जिनके जूतियों की चरमराहट से दिल्ली का सिंहासन डोल जाता था, मैं महाराणा प्रताप की उस धरती को प्रणाम करता हूं। और मैं पल में बैठे उस महाराणा प्रताप के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि तेरी यादों की दीवारों को दर्पण कर नहीं सकता, तेरी यादों की दीवारों को दर्पण कर नहीं सकता, मेरी माँ की निशानी तुझको अर्पण कर नहीं सकता, तेरी यादों की दीवारों को दर्पण कर नहीं सकता, मेरी माँ की निशानी तुझको अर्पण कर नहीं सकता, मेरा ये जिस्म गर मिट्टी में मिलता है तो मिल जाए, मैं बाजी हार सकता हूं, समर्पण कर नहीं सकता। तो हालांकि मैं कोई बात नहीं करूंगा आपके बीच में जिससे दिमाग पे लोड पड़े, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल हंसी मजाक का आदमी हूँ। एक हमने 5 पांडव बुलाए थे, भीम गया तो गया, कोई बात नहीं। मैं आपके बीच में ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हमारे आजाद भाई कह रहे थे, बोले कि हम मेवाड़ वाले राजस्थान का इतिहास एक तराजू में रख दो, मेवाड़ का एक में रख दो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें यार मैं सवाई माधोपुर में पैदा हुआ, इसमें मेरा क्या दोष है भाई? ये तो क्या है कि आपके माता पिता की टाइम यहाँ पे ठीक बैठी, मेरे माता पिता की वहाँ पे ठीक बैठी, मैं वहाँ पैदा हो गया, इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है।
हम सब राजस्थान के हैं, सब बड़े भाई हैं। आदरणीय हमारे गुजर साहब बैठे हैं, ये कह रहे थे आजाद जी कि मैं मुंबई से आया हूँ। मैं मुंबई से नहीं आया भाई साहब, मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे आपके गुजर मीणाओं के इलाके जोत का बरवाड़ा से आया हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ। और आजकल में शिक्षा नगरी कोटा में मेरा घर है। आदरणीय सारंग देव साहब बैठे हैं, भंवर जी गुजर साहब बैठे हैं, माननीय माथुर साहब बैठे हैं, दादी साहब बैठे हैं। मैं शिक्षा नगरी से आया हूँ, लेकिन ऐसा शिक्षा का संस्थान जिसने हिंदी कविता का यज्ञ किया और इतना अच्छा यज्ञ किया, इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे दो भाई बैठे हैं, ये इनको कोई भी आयोजक कभी कभी सम्मेलन में नहीं बुलाता, ये बिना बुलाए आते हैं। ये क्योंकि इनको आयोजक नहीं बुलाता, इनको खुद कभी फोन करके बुलाते हैं, बोले आ जाओ कवि सम्मेलन सुनने के लिए। ऐसे उदयपुर के श्रोता है। तो मैं आपके बीच में हालांकि ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं करूंगा, देश में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। मैं आपको बताऊं भाई साहब, याकूब मेनन को फांसी हुई तो ये हिंदुस्तान का मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटो, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी हो, उससे भी दुखद बात है। अब कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? देखो, मैं आपके सबके चेहरे पे मुस्कान चाहता हूं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं तो बहुत डरा हुआ था कि कवि सम्मेलन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन जब हमारे भाई अर्जुन अल्हड़ ने ये प्रोग्राम देशभक्ति के साथ शुरू किया, तो क्योंकि हास्य से काम नहीं हो रहा था तो उसको देशभक्ति का पुत लाना पड़ा, तो लाया देशभक्ति का पुत। तो कवि सम्मेलन ऊपर उठा और इसके लिए बहुत अच्छा, और बोलना चाहिए देशभक्ति की बात, बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, ए मेरी जमी, रग रग में तेरा इश्क बहे, नस नस में तेरा इश्क बहे। जैसे गाने लिखने वाले हमारे बड़े भाई मोहन मुंतजिर को हिंदुस्तान में गालियां दी जाती है, और अपना टाइम आएगा, नंगा ही तो आया था कि क्या लेके जाएगा। जैसे गानों को जब फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है तब बोलना पड़ता है देश में। एक चिड़ियाघर को देखने गया, उस अंग्रेज को देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। अंग्रेज ने अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस कुत्ते को डाल दिए, और वो कुत्ता उस अंग्रेज के तलवे चाटने लग गया। अंग्रेज चिड़ियाघर के अंदर गया तो एक शेर उस अंग्रेज को देखकर दहाड़ने लगा। अंग्रेज ने वैसा ही किया, अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस शेर को डाल दिए, लेकिन शेर ने वे बिस्किट नहीं खाए। मजबूरी थी उस शेर की कि उसके गले में जंजीर बंधी थी। तब सिगरेट का कश खींचते हुए उस अंग्रेज ने टिप्पणी की कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां तलवे चाटने वाले कुत्ते बाजार में घूमते हैं और दहाड़ने वाले दिनेश मेनन जैसे शेरों के गले में जंजीरें डालनी जाती हैं। तब बोलना, वाह क्या बात। मैं आपको बता दूं भाई साहब, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं, न मैं भाजपा का आदमी हूँ, न मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं मेरी लुगाई का आदमी हूँ और मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ, सारंग साहब हम जो कवि, सारंग देव साहब हम जो कवि होते हैं वो 50% पागल होते हैं। सही बता रहा हूँ आप, क्योंकि 100% पागल तो वो होता है जो कवि सम्मेलन करवाता है। देखो, मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग, मेरे जितना दिमागदार आदमी आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। चाहे आप मोमबत्ती लेके ढूंढो,
चिराग लेके ढूंढो, नहीं मिलेगा। मैं तो एक दिन एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता इंग्लिश आती है क्या? मैंने कहा तो पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी चीज तो मेरे को आती थी सर, तो मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी है। अब अंग्रेज भी पट्टा 1.5 शाना, बोला इसको इंग्लिश में वापिस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को नहीं है, लेकिन ये भी राजस्थान का भगवान कसम मजाक भाई, जितना तुम्हारे अंदर टोटल दिमाग है उतना तो मेरा खराब ही रहता है। अंग्रेज बोला इस लड़की को वापस इंग्लिश में वहां भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती थी, लेकिन मैं इंटेलिजेंट आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। लोग बिना बात में पागल हो रहे। अभी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हमारा विक्रम चांद पे जाने से हम 2 किलोमीटर से चूक गए, तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 8वीं पास हूं, और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। ये कोई इसमें ताली बजाने की बात नहीं थी। बात ये है कि ये जो बोल रहे हैं बेवकूफ, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, 2 किलोमीटर से चूक गए। एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे बोले चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे पहुंच जाएंगे चांद पे यार, एक बार कोशिश किए, दूसरी बार में पहुंच जाएंगे। लोग बिना बात की बातें करते हैं। मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट आदमी हूं। मेरे जितना इंटेलिजेंट आदमी आपको, ज्यादा पढ़े लिखने से कोई फायदा नहीं है भाई साहब। आप कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन अगर आपको माँ के हाथ की रोटी से ज्यादा स्वाद पिज्जा, चाउमीन और बर्गर में आने लग जाए तो आपका पढ़ना लिखना बेकार। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए। फालतू में हमने इतनी टेंशन पाल रखी है, पाकिस्तान की टेंशन पाल रखी है, कश्मीर की टेंशन पाल रखी है। ये पाकिस्तान के लिए भाई साहब ज्यादा दिमाग लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो हिंदुस्तान का केवल एक आदमी काफी। ये जो कहते हैं ना, बोले पाकिस्तान के लिए नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, ये सब बेवकूफ बात है। हिंदुस्तान का केवल एक आदमी है जो पाकिस्तान को 5 मिनट में सल्टा सकता है, और उस आदमी का नाम है परम पूजनीय राहुल गांधी। क्योंकि जिसने 100 साल पुरानी कांग्रेस को सल्टा दिया, उनके खाना रहा पाकिस्तान, उसको दो ना टेंडर पर, कोई दे। देखो आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, फालतू बातों में कुछ नहीं रखा। किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं पड़ा, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूँ।
मैं कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े, क्योंकि आदमी तो ऐसे ही बहुत सारे परेशान है। मैं तो भाई साहब आपको बताऊं, मैं इतना इंटेलिजेंट, में एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला किस में लेके जाएगा? मैंने कहा ये थैला लेके आया ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल डाल दिए। वो बोला, मैं बोला भाई साहब एक काम करो 5 किलो गेहूं भी दो। वो बोला ये काई में लेके जाएगा? मैंने कहा ये थैला लेके आया ना, इसी में डाल दे। बोले इसी में? हाँ। मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फ्री है, भिड़ती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है? उसने दोनों डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा तू तो तीनों एक में मिक्स कर दे, तेरा काई बात की टेंशन है यार? उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट? मैंने कहा पेमेंट बाद में। बोला मैं उधारी में नहीं करता हूं धंधा। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल तू पकड़ अपने, किस बात की मस्त रहना चाहिए आदमी को फालतू। अब ये जैसे आप लोग फोटो खींच रहे हो, ये जमाना गया भाई साहब, अब नया जमाना आ गया। अब आदमी तो कम खींचता है, लड़कियां ज्यादा खींचती है। इनको फोटो खींचना होगा तो ये मोबाइल, आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोगरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। मस्त रहो ना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। अरे अच्छा हूं तभी तो मैं लाफ्टर क्रिएट का बिना नहीं तो पहले राउंड में बात नहीं हो जाता भाई। मस्त रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। हमारे ये है आजाद शत्रु, आजाद जी हमारे बहुत आदरणीय है और उदयपुर के बहुत बड़े कवि है, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं। एक बार आप इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो और बढ़िया ही करते हो, जो कि यहाँ का कर रहे हो नहीं तो मैं नहीं कर लेता। मैं क्या है भाई साहब आपको बताऊं, एक बार एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। 5000 ज्यादा हो गया क्या? अरे तो आप बोलो तो मैं 2-3 हजार को भी लात मार के नीचे उतार दूं। मेरी घर की बस ये मेरे साथ क्या है, टेंशन हो जाती है। जैसे आप इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे हो, एक बार मेरे को भी दे दिया संचालन, तो अब मेरे में संचालन करने के लक्षण तो है ही नहीं। तो मेरे को संचालन दे दिए, तो एक बड़े कवि थे, मेरे से बड़े थे, तो उन्होंने मेरे को आके कह दिया, बोले अलबेला जी थोड़ा संचालन में झांकी जमा देना, ये देना। बोले इधर गए, यहाँ गए, लाल किले पे गए 25 बार और वहाँ गए, ऐसे बोल देना कि पब्लिक में झांकी जम जाएगी। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 64,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला यार इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा सरक गई अपन से। तो मेरे से ऐसे क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैं क्या है, 5000 नेता बस में बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया ना फायदा। अभी अपन 200-300 बिठाते तो देश का कितना नुकसान होता है। 5000 नेता बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। तो अगले दिन एक इंस्पेक्टर निरीक्षण करने के लिए गया, तो उसने देखा बस एक खाई में ऊंधी पड़ी, ना तो उसको एक नेता मरा मिला, ना एक नेता जिंदा मिला। पास में किसान का घर थे, ने किसान से पूछ लिया, बोला बस में बहुत सारे नेता थे, सारे के सारे कहाँ गए? बोला भाई साहब चिंता मत करो, मैंने सबको जमीन में गाड़ दिया। तो बोले सारे मर गए थे क्या? बोले नहीं, बहुत सारे कह रहे थे जिंदा है, लेकिन मैंने सोचा नेता है झूठी बोल रहे होंगे जो गाड़ दिया। मस्त रहो, आदमी को मस्त रहना चाहिए भाई साहब। हिंदुस्तान की सरकार ने 75 साल की उम्र से ज्यादा लोगों का टैक्स माफ कर दिया। हमारे मोदी जी ने 56 इंच की छाती वाले, तो मेरे को भी लगा यार आडवाणी जी के लिए कम से कम कुछ तो किया। अच्छा, मोदी जी आजकल जहाँ कहीं भी भाषण देने के लिए जाते हैं तो आडवाणी जी को जरूर लेके जाते हैं और उनको सामने की कुर्सी में बिठा देते हैं।
जैसे हमने भंवर जी गुजर साहब को बिठाया। फिर कहते हैं भाई और बहनों, आज मैं जहां कहीं भी हूं इनकी वजह से, और भाई और बहनों ये जहां कहीं भी है और ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। ये कांग्रेस आओ बाजी बेटा नहीं स्वागत है, वो हमारी माँ बहन है तो स्वागत कर रहे हैं ना आप, कुछ गलत थोड़ी, कोई हंसनी बात थोड़ी। ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है भाई साहब। ये हमारे देश के जब पहले प्रधानमंत्री बने बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी, देश के नहीं बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने, तो ये कांग्रेस वाले बोले यार यह आदमी सही नहीं है यार। फिर अटल जी थोड़े से पीछे हटे, अडवाणी जी मुख्य धारा में आए, प्रधानमंत्री तो खैर बंदी नहीं दिया उनको, मुख्य धारा में आए। तो मुख्य धारा में आते ही ये बोले कि यार ये अडवाणी जी भी बहुत बेकार आदमी है, ये भी अच्छे आदमी नहीं है, ये बुरे आदमी है। फिर अपने 56 इंच की छाती वाले आए मोदी जी, तो ये और ज्यादा बोले, तो बोले मोदी जी तो कातिल हैं, ये तो और बुरे आदमी हैं, बहुत बेकार आदमी है। कौन बोले? कांग्रेस वाले। और मैं कह रहा हूं भगवान कसम, एक बार आप योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना के देख लो, ये नरेंद्र मोदी अगर इनको देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। लेकिन मैं बीजेपी वालों से भी कहता हूं 56 इंच की छाती वाले भी कान खोल के सुने, बनाना था तो अलग बनाते, लेकिन जिसने पूरे हिंदुस्तान को जो टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक किया था, उस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई के स्टेडियम का नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी नाम स्टेडियम उसका रखा, गलत किया। नया बना ले, खुद के लिए संसद भवन तो बना लिया ना नया, तो स्टेडियम भी नया बना लेते। तो मैं तो जो बोलता हूं भाई साहब साफ बोलता हूं, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, झील के पानी में भी सैलाब छपता है, और मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। कलम की रोशनी से मैं तिमिर का द्वंद लिखता हूं, हेलो हाय कोई बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूं। यहां सब लोग कहते हैं ये लड़का तो दीवाना है, मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूं। वाह क्या बात, बहुत। अकबर जिसे सपने में देखकर थर्राता था, ये मेवाड़ के शेरों के बीच में मैं एक लाइन बोल के जा रहा हूं कि अकबर जिसे सपने में देखकर थर्राता था, मेवाड़ के घराने का ऐसा भी वक्त था, वतन पर जान तक कुर्बान करके मिट गया, मैं क्या मेरा तो घोड़ा भी देशभक्त था। वाह क्या बात, बहुत। जब मुगलों के शासन में घटाएं काली छाई थी, जब मुगलों के शासन, भाई साहब वो तो गई फोटो कितनी खींचोगे, आपका मेमोरी कार्ड भी खत्म हो जाएगा। जब मुगलों के शासन में घटाएं काली छाई थी, याद करो राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, एक अकेले सैनिक ने जब दुश्मन को ललकारा था, ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर डायर को मारा था, अरे धन्य है वो भरत जिसने सिंह का जबड़ा उखाड़ कर रख दिया, और शब्द भेदी कला में दक्ष पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का पक्ष फाड़ कर। वाह क्या बात, जिंदाबाद।
लेकिन ये मेरा काम नहीं है, ये आपका, ये वीर रस का कभी बुलाना चाहिए था आपने, लेकिन आपने नहीं बुलाया। आजाद के हमारे बड़े भाई हैं, हम किसी भी कवि सम्मेलन में लाने से पहले इनको 1 घंटा साबुन से धोते हैं, फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इनको धोया था। और आदमी को मस्त रहना चाहिए हमेशा। हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब अभी अभी नई पिक्चर देख के आ रहा हूँ थिएटर में, सलमान खान की। आप बोलो तो आपको स्टोरी थोड़ा अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई, 5 घंटे तक तो उसका इंटरव्यू ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब वो बेरोजगार चल रहा हूँ, कोरोना के बाद से, तो थोड़ा कोई काम धंधा हो तो बताओ। तो दुकानदार ने उससे कहा यार एक काम करिए, 10 महाभारत है, जाए इनको घर घर बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। और फिर बोला भाई साहब वो तो यूं ही बिकी थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 50 महाभारत, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब वो भी यूं ही बिकी थोड़ी और दो। दुकानदार ने उसको 200 महाभारत दी, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले यार ये 200 महाभारत बेचने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है, 100 साल लग जाते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है तो भी नहीं बिकती। तू जाता है 1 घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब उसमें करना क्या है, घर घर जाता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ और कहता हूँ कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। एक दिन फिर आ गया, बोला भाई साहब अब मैंने छोड़ दी रामायण महाभारत, सब बेचना बंद, अब तो मेरी नई नौकरी लगी। मैंने कहा नई नौकरी किसमें लगी तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में लगी है। मैंने कहा रेलवे में क्या करेगा, रेलवे में किस चीज की नौकरी लगी है तेरी, भाई ड्राइवर है कि क्या है? बोला भाई साहब रेलवे में अनाउंसमेंट करने की नौकरी है। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी के एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, एक दिन वो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया। अब क्रिकेट के मैच में उसको डायरेक्ट कप्तान बना दिया। कप्तान बनाया तो उसने सिक्का उछाला एम्पायर ने। अब क्रिकेट के मैच में सिक्का जैसे ही उछाला तो बोला मांग क्या मांगेगा, तू हेड मांगेगा कि टेल मांगेगा? जैसे ही सिक्का उछाला बोला यही। क्रिकेट अभी वो आईपीएल देख देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्रिकेट का मैच देखो, आईपीएल देख के, अब उसमें एक खिलाड़ी कोई वेस्ट इंडीज का है, एक इंग्लैंड का है, कोई इंडिया का है, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि मैं टीवी पे देखता हूं, अब मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो मेरे को इंग्लैंड वाला नहीं दिखता, और घटाता हूं तो वेस्ट इंडीज वाला नहीं दिखता। करूं तो करूं क्या, समझ में ही नहीं आता। हो भरत ने त्याग किया, ऐसा बलिदान किया, राम जी के राज को चलाने लगी जुतियां। हमारे देश का एक जवान कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तान की जेल में बंद थे, उनकी पत्नी
जब पाकिस्तान की जेल में उनसे मिलने गई तो पाकिस्तान वालों ने कुलभूषण जाधव की पत्नी की जूतियां उतरवाई। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की कि पाकिस्तान वालों ने कुलभूषण जाधव की पत्नी की जूतियां क्यों उतरवाई। कि भारत ने त्याग किया, ऐसा बलिदान किया, राम जी के राज को चलाने लगी जूतियां। जब नारियों को कोई हथियार ना मिला तो आशिकों की चांद को सजाने लगी जूतियां। तो हम क्या बखान करे, कैसे गुणगान करे, पाक जैसे देश को भी भाने लगी जूतियां। और अब आपकी तालियां चाहता हूं। तो हम क्या बखान करे, कैसे गुणगान करे, पाक जैसे देश को भी भाने लगी जूतियां। और शादियों में सालियों का काम था चुराना, पर आजकल साले भी चुराने लगे जूतियां। शादियों मेरे क्या है, बीच में कोविड-19 हो गया था तो उससे थोड़ी सांस वास में दिक्कत आती है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आप जब तक सुनोगे मैं सुनाऊंगा। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी रोज मुरारी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। और आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो मैं पूरे सदन की तालियां चाहता हूं। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। हम रह गए अटल बिहारी से। मिलती थी रोज मुरारी। कि होती है धरा और आसमान लड़कियां। मैं एक नारी शक्ति पर एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। कितनी देर बोलना है आप बता देना, कितनी देर बोलूँ, क्योंकि लॉकडाउन लगा तो प्रकृति शुद्ध हो गई। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, ये बॉलीवुड को परमानेंट बंद कर दो, संस्कृति भी शुद्ध हो जाएगी। होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनीत ब्रह्मा का विधान लड़कियां। होती है सरस्वती सी प्रणम्य लड़कियां, अद्भुत अटूट साहसी अदम्य लड़कियां। उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां। और गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़की। राणा का भाल और शिवा की ढाल है लड़की, आदि अनंत अंत से विशाल है लड़की। पावन पुनीत प्रणम्य गायत्री है लड़की, पत्नी की प्रतिज्ञा है तो सावित्री है लड़की। ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति का वरदान है लड़की, माँ का है अगर रूप तो भगवान है लड़की। बहुत वाह 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 वाह, क्या बात। अभी इंडिया वालों ने वैक्सीन बनाई, तो वैक्सीन बनाई तो हमारे देश में घोषणा हुई कि वैक्सीन विदेशों में भेजी जाएगी। तो मैंने कहा कि विदेशों में काहे को भेजते हो, पहले तो हमारे हिंदुस्तान के जितने लोग हैं उनको लगाओ। और विदेशों में कुछ नहीं, देसी दारू का एक क्वार्टर खरीदो, वैक्सीन में भर के भेज दो। अंग्रेज लगा के घूमते भी रहेंगे और झूमते भी रहेंगे। क्योंकि एक बार जी सुनो क्या कह रहे हैं।
बात सही कह रहा हूं, बात सुननी चाहिए। एक बात बताओ यार सर, जब वो हमको 20 रुपए के चिप्स के पैकेट में 18 रुपए की हवा भर के बेच सकते हैं, तो फिर हम उनको देसी का क्वार्टर वैक्सीन में लगा के क्यों नहीं बेच सकते? भाई जैसा देश, मैं तो आपको बताऊं, मैं तो इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब, दिमाग से काम करता हूं। मैं जब 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था तो हमसे मास्टर पूछता ऐसे था, मान ले बेटा तेरे हाथ में 5 लड्डू। मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। बोला मान लेना यार, तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लो। तो मास्टर बोला मान ले बेटा तेरे दूसरे हाथ में भी 5 लड्डू हैं। मैंने कहा सर अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला यार मान ले तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लियो। तो मास्टर बोला अब बता बेटा तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू और इस हाथ में भी 5 लड्डू, अब बता दोनों मिला के टोटल कितने लड्डू हुए। मैंने कहा सर 7.5। बोला तेरे को इतनी सी गिनती नहीं आती, 5 और 5 कितने होते हैं। मैंने कहा 7.5 मान ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है। दिमाग से काम। हमसे तो स्कूल में मास्टर पूछता है ऐसे था, बता बेटा लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है। मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ, लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ई की लगा दे, और छोटी है तो छोटी ई की लगा दे, और बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है, ब्याह करो ना यार। आदमी को हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। मैं अपनी कविता को पूरी करता हूँ। ये होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनीत ब्रह्मा का विधान लड़कियां, होती है सरस्वती सी प्रणम में लड़कियां, अद्भुत अटूट साहसी अदम्य लड़कियां, उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां, गंगा का गान भारती का भाल है लड़की, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़की, राणा का भाल और शिवा की ढाल है लड़की, आदि अनंत अंत से विशाल है लड़की, पावन पुनीत प्रणम में गायक भी है लड़की, पत्नी की प्रतिज्ञा है तो सावित्री है लड़की, ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति का वरदान है लड़की, माँ का है अगर रूप तो भगवान है लड़की। और जब भगवान राम वनवास पर जा रहे थे तो लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला से कहा कि उर्मिला जाओ पानी लेकर आओ। उर्मिला पानी लेने चली गई और लक्ष्मण भगवान राम के साथ वनवास पर चले गए। जब वापस लौट के आए लक्ष्मण भगवान राम के साथ अयोध्या में रावण से जंग जीत के, तो क्या नजारा था अयोध्या का कि शिवशी अथाह शक्तियां नारी के प्यार में, शिवसी अथाह शक्तियां नारी के प्यार में। मैं हिंदुस्तान के नारी के समर्पण की कहानी बताता हूं आपको। मुझे पता है कि आप कविता के पारखी लोग हैं, इसलिए मैं आप सभी के चरणों में रखता हूं कि शिवसी अथाह शक्तियां नारी के प्यार में, ऐसा किया था उर्मिला ने इंतजार में, वनवास बीतने के समय तक खड़ी रही, लेकर के जल का लोटा हाथ में खड़ी रही। वनवास बीतने का समय तक खड़ी रही, लेकर के जल का लोटा हाथ में खड़ी रही, धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी, दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पी करके जहर जैसे नीलकंठ हो गई, मेवाड़ की धरा को आसमान कर दिया, पन्ना ने अपना पुत्र भी बलिदान कर दिया। मेवाड़ की धरा को आसमान कर दिया, पन्ना ने अपना पुत्र भी बलिदान कर दिया। और मैं अंतिम 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। पिछले दिनों वियतनाम के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए तो अलग अलग महापुरुषों की समाधि के दर्शन करने गए। उन्होंने बापू की समाधि के दर्शन किए, उन्होंने नेहरू जी की समाधि के दर्शन किए, उन्होंने पटेल जी की समाधि के दर्शन किए। सारे महापुरुषों की समाधि के दर्शन करने के बाद वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे एक बार महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन करने हैं। तो सारे मीडिया नेता वाले बोले कि महाराणा प्रताप की समाधि यहाँ पर है ही नहीं। तो उनको उदयपुर के पास एक गांव है चावंड, वहां पर लाया गया
और वहां पर महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन कराए गए। जब वियतनाम के राष्ट्रपति ने चावंड में महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन किए तो वहां से कुछ मिट्टी उठाई, अपने बैग में भरी, मिट्टी उठाई, अपने बैग में भरी। तो नेताओं ने पूछा, ये क्या कर रहे हो प्रेसिडेंट महोदय आप? तो वियतनाम के राष्ट्रपति ने उत्तर दिया कि मैं इस मिट्टी को ले जाकर वियतनाम की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि हमारी धरती पर भी महाराणा प्रताप जैसे पुत्र पैदा हो। मैं अंतिम 4 पंक्तियां आपको सुना देता हूं और आपको कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब उदयपुर के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और ये कहानी मेरे से भली भांति जानते हैं। लेकिन सलूम्बर के राजा राव कुंदावत जब औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया राजस्थान पे तो राजाओं ने चिट्ठियां लिखी कि आपको युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो राव कुंदावत बोले कि अभी कैसे युद्ध लड़ सकता हूं, अभी तो मेरे पत्नी के हाथों की मेहंदी तक नहीं सूखी और आप युद्ध लड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो सैनिक बोले, साहब युद्ध तो लड़ना पड़ेगा वरना ऐसे हम भी नहीं बचेंगे। तो वो बोले कि एक काम करो, जाओ मेरी पत्नी से कहो कि एक मोहब्बत की निशानी भेंट कर दे। तो एक निशानी भेजी हार्डी रानी ने अपने पति राव कुंदावत को। आपको लगे क्योंकि हमको पढ़ाया ये गया कि प्यार तो लैला मजनू ने किया था, प्यार तो शीरी फरहाद ने किया था, प्यार तो हीर रांझा ने किया था, लेकिन सलूम्बर की वो बेटी बताती है, सलूम्बर की वो महारानी बताती है कि प्यार क्या होता है। तो आप सब लोगों की तालियां चाहता हूं, आप सब लोग आशीर्वाद के साथ हम सब कवियों को, हम छोटे बालकों को विदा करना कि धरती कवच चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी, दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पीकर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई, सागर के आंसू रोई थी चंबल की धार भी, इससे बड़ी कथा नहीं मिलेगी प्यार की, चूड़ा को जंग जीत का आशीष दे दिया, थाली में काट शत्रुणी ने शीश दे दिया, चूड़ा को जंग जीत का आशीष दे दिया, थाली में काट शत्रुणी ने शीश दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मैं 4 पंक्तियां और आपको सुनाना चाहता हूँ और 4 पंक्तियों के साथ इस कवि सम्मेलन का समापन करना चाहता हूं क्योंकि वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे, तोप के मुंह पर हाथ रखकर जिंदगी भूल गए थे, हम ही थे जिन्होंने युद्ध भूमि में दूध पीते बच्चे को कमर पर बांध लिया था, वो हम ही थे जिन्होंने विष पीकर संसार को अमृत दिया था, हम ही थे जिन्होंने करगिल की घाटी में तिरंगा गाड़ दिया था, अंधी आंखों से भी मोहम्मद गोरी की छाती को फाड़ दिया था, वो हम ही थे जिन्होंने अंगारों पर चलने का साहस जुटा लिया था, वो हम ही थे। और आप सबकी तालियां चाहता हूं, वो हम ही थे जिन्होंने का साहस जुटा लिया था, एक जड़ी बूटी मांगी थी किसी ने और पूरा पहाड़ हथेली पर उठा लिया था। एक